नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने हिमालय और जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अब जैव विविधता से ही हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर जैव विविधता के बारे में हम अध्ययन करें तो ये जीव विज्ञान का विषय होना चाहिए। जैव विविधता है वो जीव विज्ञान का विषय होना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवों के बारे में अध्ययन होता है। जीवों के बारे में अध्ययन होता है तो हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। कैसे? तो जैव विविधता के आधार पर देखें तो ये विषय है, ये जीव विज्ञान का होना चाहिए, लेकिन हम इसको अलग विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, मनुष्य की संस्कृति से जोड़ते हैं। तो कैसे? तो हम सब जानते हैं कि आज भी कई सारे ऐसे समुदाय हैं जिनका पूरा जीवन वनों के ऊपर निर्भर है। महाद्वीपों के बारे में बात करें तो इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से अफ्रीका महाद्वीप है वो सबसे प्राचीन या पुराना महाद्वीप कहा जा सकता है। और वहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं जो आज भी इस जो पश्चिमीकरण की जीवन है या फिर जो आधुनिक जीवन है इसकी परिछाया से भी दूर रहते हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जो आज भी प्राकृतिक आवास में रहना पसंद करते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा ही महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज भी जंगलों में रहते हैं। आज भी प्राचीन समय में जिस प्रकार से मनुष्य किस प्रकार रहता था उसी के अनुसार रहते हैं। तो बहुत सारे समुदाय भोजन के लिए जंगलों पर निर्भर करते हैं। भूख लगी, जंगल की तरफ गए, वहाँ पे कुछ जो खाद्य सामग्री थी वो प्राप्त की और इस प्रकार से अपनी भूख मिटाई। औषधि के लिए वन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। जंगल में गए और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, काट के लिए आए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों के लिए भी मनुष्य है, कुछ समुदाय है वो जंगलों पर निर्भर करते हैं। उनकी संस्कृति का जो परिचायक होता है वो भी वन ही होता है। कई सारे जो आपने देखा होगा, कई सारे समुदाय ऐसे होते हैं जिनके जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी इस प्रकार से वनों पर निर्भर करते हैं। तो संस्कृति भी वनों से जुड़ी हुई है, अध्यात्म भी वनों से जुड़ा हुआ है। वन को जीवन का आधार माना गया है। धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में भी वन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है या भूमिका है। तो इस प्रकार से वन एवं वन्य जीवों पर वो निर्भर करते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि वन और वन्य जीवन या जैव विविधता है वो मात्र जीव विज्ञान का विषय न होकर मनुष्य की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा है, जैव विनाश के कारण वर्तमान में मनुष्य की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य अंधाधुंध रूप से इस जैव विविधता को नष्ट करने पर तुला हुआ है। जंगलों का विनाश हो रहा है, अत्याधुनिक रूप से कई सारी मशीनों का निर्माण हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जिसके कारण से जंगलों का ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो जिसके कारण से जो जंगली जीव है उनका जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहा है, और नष्ट होने से उन जीवों की संख्या लुप्त हो रही है या घट रही है, जिसके कारण से जैव विनाश हो रहा है। और जैव विनाश के कारण से ये समुदाय धीरे धीरे निर्धन होते जा रहे हैं। समस्या कहाँ आती है? जब जैव विविधता का विनाश होता है, जैवों का विनाश होता है या जंगली जो वन्य जीवन है वो नाश होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित निम्न तबके के समुदाय होते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों के लिए वन्य जीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वनों के ऊपर निर्भर करते हैं। उनका आवास नष्ट हो जाता है, उनके जो कमाई का जरिया होता है, इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम, वो नष्ट हो जाते हैं और वो गरीबी रेखा से एक प्रकार से एक हाशिए पे आ जाते हैं, उनका हाशियाकरण हो जाता है। मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि किस प्रकार से जो संसाधन है 95 संसाधन जो है उपलब्ध संसाधन उनका प्रयोग अमीर लोग करते हैं, जबकि 5% लोग होते हैं वो उनका करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, और 95% उसका संरक्षण करते हैं। इस प्रकार से 95% लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और 5% लोग संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमने अमेरिका और सोमालिया देशों की तुलना करके भी इसके बारे में हमने जाना था। तो इस प्रकार से जो निम्न तबके का समुदाय है
वो जैव विनाश के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और उन तबके में भी जो महिलाएं होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अब महिलाओं के ज़्यादा प्रभावित होने का कारण क्या है? तो हम सब जानते हैं कि घर में जितनी भी वस्तुओं को संग्रहण की आवश्यकता है, लकड़ियाँ लानी हो, भोजन बनाना हो, बच्चों को संभालना हो, ये जितनी भी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती है वो पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा संभालती हैं। अब जब जंगलों का विनाश होगा, जंगलों का नाश होगा, तो महिलाएं हैं तो उनको जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं या आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनका संग्रहण करने के लिए अपने आवास को छोड़कर और दूर जाना पड़ेगा। कई बार 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर जो संसाधन है उनका संग्रहण करने के लिए उनको जाना पड़ता है। तो जिसके कारण से कई जो उनके बच्चे होते हैं उसका वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती और शारीरिक रूप से भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कमज़ोर हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पाती, जिसके कारण से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो निर्धन तबके में भी महिलाएं होती है वो जैव विविधता के नाश के कारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसके पश्चात वन कटाई के परोक्ष परिणाम भी सामने आते हैं, जिसमें जैसे सूखा, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वनों का विनाश हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, आवासीय क्षेत्र में कमी होने के कारण जंगलों का बहुत बड़े पैमाने पर नाश हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा यानी अकाल जैसी स्थिति हो गई है, बारिश नहीं हो रही है समय पर, अकाल जैसी स्थिति, और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन यानी मिट्टी का खिसकाव भी हो जाता है, मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव भी हो जाता है, जिसके कारण से अनुपजाऊ क्षेत्र बढ़ रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति भी आ जाती है। इस प्रकार से इन जो ये प्राकृतिक आपदा है, इन प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ोतरी के कारण से भी गरीब अधिक प्रभावित हो रहा है। अमीर के पास तो उपलब्ध संसाधन ज़्यादा होते हैं जिसके कारण से वो अपनी रक्षा कर लेता है, लेकिन गरीब क्या करे। इस प्रकार से गरीब सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि वन और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। तो ये तो हमने अध्याय के पहले ही भाग में पढ़ा था कि वन्य जीव है वो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने का कार्य करता है, और वन्य जीव है वो इस वनों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। अगर हम वनों की रक्षा करेंगे तो इससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर जो विविधता है वो बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के जीव है, इस जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होगी और इनके अंदर जो विविधता है वो बनी रहेगी। हमारे जीवन में भी कुछ संसाधन होते हैं जो हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, जैसे जल है, वायु है, मृदा है, मिट्टी है। इस प्रकार से ये संसाधन है वो साध्य संसाधन कहलाते हैं। तो हमारे जीवन में साध्य संसाधन है उनकी उपलब्धता बनी रहेगी, इसलिए वन और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। बेहतर जनन के लिए आपने देखा होगा, अगर वातावरण अच्छा है, वातावरण अच्छा होगा, हमारे चारों ओर का पर्यावरण शुद्ध होगा तो जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जीव हो। अगर हमारे आसपास का पर्यावरण या शुद्ध हवा है तो उसके कारण से हमारे जो जनन होता है जिसके अंदर जेनेटिक्स जो विविधता है वो बनी रहती है। जो जन्म लेने वाला जीव है उसकी जो उसको अनुकूलन है वो बेटर प्राप्त होगा, और बेटर प्राप्त होगा तो जीन्स विविधता बनी रहेगी और उसको संरक्षित करने का कार्य भी वन करते हैं। अब 1960 और 70 के दशक में यानी 1960 से 70 के दशक में कई बड़े जो वन्य प्रेमी थे या वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, उनके सामने एक बहुत ही समस्यात्मक मुद्दा सामने आया, और वो था कि धीरे धीरे वनों का ह्रास हो रहा है, वन्य जीव संकट जातियों में आ रहे हैं या लुप्त जातियों में आ रहे हैं। तो 1960 से 70 के दशक के मध्य जीव विज्ञानियों को जीवों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, और इसके लिए उन्होंने भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 बनाया। इस दौरान उनको वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने वन्य जीवों के आवास के संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान किए। उन्होंने रक्षित जातियों की सूची बनाई, अर्थात कुछ जीव जो संकटापन्न जातियों के अंतर्गत आते थे उनको बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। अगर उनको समय रहते बचाया नहीं गया तो वो लुप्त हो जाएंगे।
या संकटापन्न जीवों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार के जीवों को संरक्षित करने के लिए उनकी एक प्रकार से सूची बनाई गई और उनके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए। जैसे कि बाघ परियोजना के बारे में हम सब जानते हैं, बाघ है वो लुप्त हो चुका है, बहुत ही कम संख्या रह गई है इनकी। तो वन्य जीवों के आवासों के रक्षण के प्रावधान के लिए रक्षित जातियों की सूची बनाएगी। तो हम सब ने जाना कि किस प्रकार से 1960 के से 70 के दशक के मध्य जो जीव वैज्ञानिक थे उनको जीवों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद में कई सारे आंदोलन भी हुए और आवाज़ उठने लगी कि वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है। इसके लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। उसके द्वारा इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, तो वन्य जीवों के आवास के रक्षण के कुछ प्रावधान किए गए। कुछ ऐसा क्षेत्र बनाया गया कि इस क्षेत्र में जीवों का जो शिकार है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और रक्षित जीव है अर्थात संकटापन्न जीवों की श्रेणी में आने वाले जीव थे, उनकी रक्षा के लिए उन जीवों की सूची बनाई गई और उनके शिकार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ जैसे संकटग्रस्त जातियाँ जो बिल्कुल गंभीर खतरे में आ गई है या नष्ट होने की कगार पे है, उनका बचाव करने के लिए भी कई सारे प्रावधान किए गए। 1972 जो वन रक्षण अधिनियम है इसके तहत शिकार पर रोक लगाई गई और शिकार का प्रतिबंध किया गया। वन्य जीवों के आवास का रक्षण किया गया और जो प्राकृतिक आवास है उनको समाप्त करने पर रोक लगा दी गई और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत और कुछ भी महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार से इन जीवों के रक्षण के लिए कुछ प्रावधान किए गए। कुछ केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए व वन्य जीव पशु विहार भी स्थापित किए गए। उसके अंदर वनों को काटना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। वीडियो के अगले भाग में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से वनों को अलग अलग श्रेणियों में आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, किस प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार भी स्थापित किए गए कुछ केंद्र सरकार की मदद से, जिसके अंतर्गत पशुओं का शिकार करना पूर्ण रूप से निषिद्ध होता था और वनों की कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कुछ संकटापन्न जीव जिनको रक्षित जातियों की सूची में स्थापित किया गया या लिखा गया, जैसे बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है। बाघ के लिए तो बाघ परियोजना चलाई गई। तो 1973 के आसपास जब जीव विज्ञानी थे उनको लगा कि ये जो प्राणी है बाघ है वो पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसकी संख्या थी वो 55,000 थी। बाघ परियोजना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बाघों की जो संख्या थी वो 55,000 थी, लेकिन इसके शिकार अत्यधिक शिकार के कारण से इनकी जो संख्या थी वो घटकर 1827 रह गई। तो कहाँ 55,000 कहाँ 1827। इस प्रकार से बाघों की संख्या में एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कमी आई, क्योंकि इनका शिकार होता था। एशियाई प्रजाति का ये जो जानवर है इसका शिकार अत्यधिक रूप से होता था और शिकार अत्यधिक रूप होने के कारण से इसकी इतनी कमी हुई। 55,000 से लेकर 1887, मतलब इतनी कमी हुई। इसके पश्चात कुछ सरकार द्वारा बाघ संरक्षण योजना चलाई गई, जिसमें उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, सरिस्का है राजस्थान के अंतर्गत, इसी प्रकार से पेरियार बाघ रिजर्व है, मानस है। इस प्रकार से कुछ बाघ संरक्षण योजना के तहत उद्यान स्थापित किए गए, जिसके द्वारा बाघों का संरक्षण किया गया। एक सींग वाला गैंडा, इसको भी भारतीय लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसको ये भी संकटापन्न जीव की श्रेणी में आता है। कश्मीरी हिरण है, 3 प्रकार के मगरमच्छ, जिसमें स्वच्छ जल का मगरमच्छ है, लवणीय जल का मगरमच्छ और घड़ियाल। इस प्रकार से इन जीव ये भी लुप्त होने की कगार पे है। एशियाई शेर, भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, ये भी हिरण की एक प्रजाति है, भारतीय घोड़ावन और हिम तेंदुआ, ये संकटापन्न जीव है। इनके संरक्षण के लिए भी कई सारे प्रावधान किए गए, क्योंकि इनकी तस्करी होती है, इनके खालों की डिमांड होती है, जिसके द्वारा इनका शिकार किया जाता है और पैसा कमाने की अंधाधुंध दौड़ ने लोगों को इन जीवों को
ख़त्म करने की कगार पे ला दिया है। तो इस प्रकार से आज हमने वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है, वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, और भारतीय वन्य जीव रक्षण जो अधिनियम था 1972 इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम वनों की जो किस प्रकार से श्रेणियां हैं इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।